विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ज्योग्राफी में महासागरीय धाराएं कर रहे थे हम लोग। कल हमने शॉर्ट में अटलांटिक महासागर की धाराएं और प्रशांत महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशन की धाराएं शॉर्ट में पढ़ी। आज मैं थोड़ा सा हिंद महासागर की धाराएं बता रहा हूं, ठीक है। तो हिंद महासागर को भी दो भागों में बांट रहे हैं हम, एक उत्तरी हिंद महासागर और एक दक्षिणी हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर ग्रीष्मकाल शीतकाल दो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह है कि उत्तरी हिंद महासागर में क्या समस्या है। जैसे अटलांटिक आपने उत्तर से लेकर दक्षिण तक खुला देखा, पैसिफिक ओशन भी आपने ऊपर से नीचे तक खुला देखा, बिल्कुल मतलब ज्यादा जमीन नहीं है ना। लेकिन इंडियन ओशन में क्या है कि ऊपर स्थलीय भाग ज्यादा आ जाता है, स्थल मंडल की अधिकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर धाराओं का क्रम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है थोड़ा। तो उत्तरी हिंद महासागर में क्या होता है, ग्रीष्म काल में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं। एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो कि गर्म है। ये याद करने वाली चीजें हैं। पहले क्या है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि गर्म है। दूसरी दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, ये भी गर्म है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, साउथ वेस्ट मानसून धारा, ठीक है। और तीसरी है प्रति विषुवत रेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। प्रति विषुवत रेखीय धारा मतलब काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये भी गर्म है। यानी उत्तरी हिंद महासागर में जो तीन धाराएं हमने पढ़ी, तीनों गर्म। शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून धारा चलती है। उत्तर पूर्वी मानसून धारा मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट, ठीक है, ये भी गर्म है। एक प्रति विषुवत रेखीय धारा, ये गर्म है। तो जो हम उत्तरी हिंद महासागर में पढ़ रहे हैं वो सब लगभग गर्म धाराएं हैं। क्या उत्तरी हिंद महासागर में कोई ठंडी धारा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्थल मंडल की अधिकता है, ऊपर तक नहीं जा पाता, धाराएं ऊपर तक नहीं जा पाती, तो इसलिए ठंडी धाराएं नहीं मिलेंगी। किसमें? उत्तरी हिंद महासागर में। दक्षिणी हिंद महासागर में अगर याद करने वाली चीजें हैं तो सबसे पहले दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जो कि गर्म है, इसको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं? साउथ इक्वेटोरियल करंट। दूसरा मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक दरअसल एक देश है अफ्रीका में। अगर आप जाएंगे मोजाम्बिक चैनल मिलेगा, मोजाम्बिक देश मिलेगा। मेडागास्कर के बाईं तरफ देखिए, मालागासी के बाईं तरफ, ठीक है, मोजाम्बिक। मापुतो कैपिटल क्या है मोजाम्बिक की? मापुतो है शायद, है ना। तो उसके उस देश के नाम पर हम मोजाम्बिक की धारा बोल रहे हैं उसको, ठीक है। मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर या मालागासी, मालागासी भी मेडागास्कर का ही नाम है। अंटानानारिवो कैपिटल है शायद इसकी, देखो अंटानानारिवो है ना। मोजाम्बिक की धारा ये भी, मेडागास्कर की धारा ये भी गर्म है। पश्चिमी पवन प्रवाह, ये इंपॉर्टेंट है, ये ठंडी है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। कैसी है? ठंडी है। अगली है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, यानी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी ठंडी है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट पड़ते हैं हम, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। 6 डेजर्ट्स के नाम बताए थे मैंने, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट। एक और है, कौन सा है? हाँ जी, 6 के 6 डेजर्ट बताओ कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के। नाम है, डेजर्ट तो एक ही है वैसे, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखे हुए। तानामी डेजर्ट, तानामी डेजर्ट है, स्टुअर्ट डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है। ये विक्टोरिया नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता भाई। विक्टोरिया डेजर्ट कहां है? आंसर ऑस्ट्रेलिया में है। क्या है? विक्टोरिया प्रांत कहां है? आंसर विक्टोरिया प्रांत पूछ रहा हूं, प्रोविंस। हाँ जी, मैं विक्टोरिया आइलैंड नहीं बोल रहा हूं, मैं विक्टोरिया मैं सेचेल्स राजधानी नहीं बोल रहा हूं। मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि आइलैंड, किस आइलैंड की राजधानी है। मैं प्रांत पूछ रहा हूं, प्रांत। विक्टोरिया प्रांत देखो ऑस्ट्रेलिया में, देखो कहीं पर है भाई, दाईं तरफ राइट साइड में देखो, सबसे ऊपर कौन सा प्रांत है? हाँ, अरे यार क्वींसलैंड होगा। क्वींसलैंड के बाद कौन सा प्रांत है? अरे क्वींसलैंड के बाद कौन सा प्रांत है? न्यू साउथ वेल्स है। न्यू साउथ वेल्स के नीचे कौन सा है?
विक्टोरिया। अब मेरी आवाज थोड़ा कैसी है, खरखरी सी है, टीचरों की आवाज ऐसी होती है, ठीक है। तो मेरे से मधुर वाणी की अपेक्षा ना करें, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपके हित में होता हो। तो ऑस्ट्रेलिया के लगे हाथों यार प्रांत बता दो मुझे, सबसे बड़ा प्रांत कौन सा दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया को? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है क्या? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा प्रांत है, उसकी कैपिटल पर्थ है। क्या है? पर्थ। जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूं वो आपके काम आएगी यूपीएससी में। कहां पे काम आएगी? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। सभी जलवायुओं में सबसे अच्छी जलवायु जो होती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यहाँ पर। क्या होते हैं? ये जलवायु जो होती है किसके लिए प्रसिद्ध होती है? खट्टे फल, है ना। हाँ। जैसे माल्ट, जैसे उत्तराखंड में क्या होता है, सिट्रस में क्या देखते हो आप? नारंगी देखते हो, माल्टा देखते हो, खुमानी देखते हो, हल्का सी खटास होती है ना। और ऐसी जो जलवायु होती है वो वाइन इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी होती है। किसके लिए? शराब, फलों की जो शराब होती है वो बनती है। और एक ऊपर आपने पढ़ा, दूसरा प्रांत कौन सा पढ़ रहे हो आप? बीच वाले प्रांत बताओ दो ऑस्ट्रेलिया के। नॉर्दर्न टेरिटरी। और नीचे वाला कौन सा है? नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल कहाँ है? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। ऊपर की तरफ डार्विन देखो लिखा होगा। और सदर्न जो ये नीचे वाला प्रांत है कौन सा है? साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी कहाँ है? एडिलेड है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक भी है। कौन सी? लेक आयर, है ना, वेटलैंड में आती होगी ये भी। चलो अब इसके बाद क्या करना है, इस चैप्टर को फिर शुरू में आ जाइए। अब हमारा जो याद करने का क्रम था वो यहाँ पे क्या हो गया, याद करने वाली चीजें जो थी वो पहले याद कर ली हमने। अब समझने वाली चीजें क्या है? समझने वाली चीजें हैं। अब कहीं पर हम ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, कहीं पे हम धारा बोल रहे हैं, कहीं पर हम विशाल धारा बोल रहे हैं, यानी कहीं पर हम क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट, प्रवाह। क्या बोल रहे हैं? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो भाई ड्रिफ्ट क्यों लगा रहे हैं? उसको करंट क्यों नहीं बोल रहे, है ना, या स्ट्रीम क्यों नहीं बोल रहे, ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? तो वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले महासागरीय धाराएं क्या होती है वो बता देता हूं। सागर तल की विशाल जलराशि, सागर तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। जब आप मेंस में लिख रहे होंगे ना, अभी इसका महत्व नहीं पता चल रहा है, लेकिन महासागरीय धाराओं पर जब आपके पास क्वेश्चन आएगा 16 नंबर का, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस यही करना ना कि महासागरीय धाराएं होती क्या है। तो सागर तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। धाराओं की गति, आकार और दिशा, इन सब में पर्याप्त अंतर होता है। ध्यान दीजिए इधर, शरीर कहीं और मन कहीं। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने लास्ट लाइन, ऊपर देखो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। बोलिए क्या बोला मैंने लास्ट लाइन? ठीक, मन को कंट्रोल करो भाई। धाराओं की गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है। अब प्रवाह किसे बोलते हैं? कहीं कहीं पर हम जैसे बोल रहे हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? दरअसल जब क्या होगा, देखो एक सामान्य भाषा में समझाना अलग होता है और मेंस में लिखना अलग होता है। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको मेंस के हिसाब से पढ़िए, खाली प्री निकालने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। दो चार लोग अगल बगल वाले बोलेंगे आप प्री निकाल दिया, बट जब तक आप मेंस और इंटरव्यू नहीं निकालते, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू से बनती है। असली जो परीक्षा है वो क्या है? मेंस है। प्री जो होती है वो रिजेक्ट करने के लिए होती है। भैया फालतू के जो वो हैं, जो शौक में भर देते हैं फॉर्म, उनके लिए नहीं है मेंस। कॉपी बर्बाद नहीं करनी है ना, तो मेंस के हिसाब से पढ़िए। अब सामान्य भाषा में मैं बताऊं कि जो हवाएं चलती हैं, हवाओं के प्रभाव से अगर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो रहा है तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैंने आपको बताया कि भाई हवाएं भी छोटी मोटी ऐसे हल्की फुल्की नहीं चलती हैं। जब पोलर विंड्स अब देखते हो तो पोलर विंड्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप खड़े हैं तो उड़ जाओगे आप। जैसे कल बताया था मैंने कि सदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री लैटिट्यूड पर गरजती 40, 50 डिग्री लैटिट्यूड पर जाएंगे तो भयंकर 50, और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर जाएंगे तो चिकती 60। ये ऐसे हैं, ये पोसाइडन जैसे जहाजों को उल्टा कर देते हैं। तो आप क्या चीज हो?
पानी के जहाज के सामने तो आप चींटी हो, है ना। तो इन हवाओं के प्रभाव से जब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, समुद्र का जल जब एक स्थान से या महासागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा, स्थानांतरित होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलेंगे। लेकिन अब लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए एक सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। मैं कई बार आपको उदाहरण भी देता हूं, शादी के कार्ड में ये भी लिख सकते हो कि 8 बजे खाना खाने आ जाना, पर लिखते क्या है? प्रीति भोज लिखते हैं, परम पिता परमात्मा की कृपा से ऐसा ऐसा, इनकी पुत्री इनका पुत्र, है ना, ग्राम ये लिखते हैं ना पूरा, और फिर बच्चों की भी वो लिखी जाती है। तो ये तरीका होता है। ऐसे मेंस का भी क्या है, भाषा होती है, उसको पकड़ना है। आपकी भाषा नहीं है वो, क्योंकि बचपन से आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो समृद्ध नहीं है, ठीक है। अब उसको कैसे लिखना है कि जब पवन वेग से प्रेरित होकर, आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, साविंदर सिंह की किताब उठाओ, है ना, और इंग्लिश में मिलती है वो, उसमें देखिए, नोट्स बनाइए। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल, सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है। अब यहां पे खिसकता है नहीं लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, अग्रसर होता है, आगे की ओर अग्रसर होता है, तो उसे प्रवाह कहते हैं, उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। ये सभ्य भाषा है, ये ज्योग्राफी की भाषा, ठीक है, हिंदी में जब हम लिख रहे हैं। इसकी गति मंद होती है तथा केवल ऊपरी जल ही गतिशील होता है। अब ये दोनों चीजें लिखने से आपके नॉलेज का पता चलता है कि अगर आपने 2 शब्द और लिख दिए, एक लाइन और लिख दी कि इसकी गति मंद होती है और केवल ऊपरी जल ही गतिशील होता है। वैसे भी आप देखना कि अगर पवन वेग से जब जल खिसकेगा ना, तो जड़ से नहीं खिसकेगा, तल से नहीं खिसकेगा, मतलब बिल्कुल नीचे से नहीं खिसकेगा, खाली ऊपर ऊपर का जल जो होगा वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो भाई ये बताना पड़ेगा ना आपको, एग्जामिनर को क्या बताना पड़ेगा कि मैं ये जानती हूं या मैं ये जानता हूं। इतना जानता हूं तो उतना लिखना है आपने, अनावश्यक नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कहीं कहीं पर जब हमने पढ़ा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी पढ़ा, तो ड्रिफ्ट वर्ड जहां जहां पर है, इसका मतलब समझ लीजिए पवन वेग से क्या हो रहा है, प्रेरित होकर सागर का जो सतह का जल है वो आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा हो गया धारा। अच्छा, मैंने तो बता दिया, आपकी समझ में भी आ गया, लेकिन इंस्टीट्यूट की सीढ़ी उतरते ही 0 हो जाएगा वो, अगर आपने क्या नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। किसी भी किताब से उतारकर काले नीले पेन से नोट्स बना के टाइम वेस्ट मत करना, पहले याद करना, उसके बाद बिना देखे लिखना, उसको बोला जाता है पढ़ना। आप क्या करते हो, कुछ लोग देखे होंगे आपने, खाली नोट्स ही बनाते रहते हैं, बड़े सुंदर नोट्स बनाते हैं, बाद में वो नोट्स दूसरों के काम आते हैं, वो खुद नहीं निकल पाता वो व्यक्ति, टाइम वेस्ट होता ना, बहुत ज्यादा है अभी सिलेबस, ठीक है। धारा, करंट। करंट किसको बोल रहे हैं, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा, यहां पे जो मेन चीज है, कीवर्ड है, वो है निश्चित दिशा। क्या है कीवर्ड, निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है, तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है, ड्रिफ्ट से अधिक होती है इसकी गति, ठीक है। जैसे अल्नीनो धारा, अल्नीनो को क्या बोल रहे हैं हम, करंट। लानीनो को क्या बोल रहे हैं, करंट। समझ में आ गया। लेकिन मैंने कहा इसकी गति प्रवाह से ज्यादा तो है, लेकिन इसकी गति विशाल धारा से कम है, यानी स्ट्रीम से कम होती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की जो होगी उसका वेग बहुत ज्यादा होगा, जो धारा होगी, करंट होगी, उसका वेग क्या होगा, अपेक्षाकृत किसकी अपेक्षा, स्ट्रीम की अपेक्षा कम होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। विशाल धारा, अगला हो गया विशाल धारा यानी स्ट्रीम। अगला क्या हो गया, विशाल धारा या स्ट्रीम। जब सागर का अत्यधिक जल, यहां पे जो शब्द यूज किया गया है वो है अत्यधिक। क्या यूज किया गया है, अब अगर ऊपर धारा में देखते हैं हम, उसको लिखने का तरीका क्या था, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में, निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में, यहां पे हम लिख रहे हैं जब सागर का अत्यधिक जल धरातल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है, तो उसे स्ट्रीम कहते हैं। मतलब महासागरों के अंदर ऐसे चल रही हैं धाराएं जैसे नदियां चलती हैं जमीन पर, लेकिन नदियों से कई ज्यादा वाटर वॉल्यूम होता है इन धाराओं का, वेग भी ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीम बोल रहे हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या, गल्फ स्ट्रीम। इसकी गति प्रवाह और धारा से अधिक होती है। ये लाइन जोड़ देने से क्या लग जाता है आपके, मैंने कहा नॉलेज का डेप्थ पता चलती है।
कि इसकी गति प्रवाह और धारा से अधिक होती है। अब जब शुरू शुरू में पढ़ता है बच्चा, कैसे पढ़ता है? इसकी गति प्रवाह तथा धारा से अधिक, समझ में आता नहीं, रुकना है। इसकी गति, किसकी? स्ट्रीम की गति, धारा, धारा यानी करंट, और प्रवाह यानी ड्रिफ्ट से अधिक होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये काम हो गया हमारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रवाह धारा और विशाल धारा में क्या अंतर है, तो तीनों की डेफिनेशन आपने अलग अलग याद करके बिना देखे लिखनी है। क्लियर हो गया? अगला, सागर का जल सदा गतिशील रहता है। अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं, सागर का जल सदा गतिशील रहता है। सनमार्गी पवनों का प्रवाह, जल के ताप और घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा और पृथ्वी की गतिशीलता, ये जो कारक हैं धाराओं को जन्म देने में सहायक होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं प्री में कि धाराओं को जन्म देने में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन होगा सनमार्गी पवनों का प्रवाह, क्या परमानेंट विंड्स जो होती है उनका प्रवाह। नंबर 2 ऑप्शन में दूंगा जल के ताप और घनत्व में अंतर। नंबर 3 दूंगा वर्षा की मात्रा, और नंबर 4 दूंगा पृथ्वी की गतिशीलता। पृथ्वी की, इसका मतलब कूट दूंगा केवल 1 2 1 2 3 1 2 केवल 1, उपयुक्त सभी, तो आंसर उपयुक्त सभी। समझ में आ गया? तो प्री के क्वेश्चन कैसे खींचे जाते हैं किताब से, वो इस तरह से खींचे जाते हैं। अगला आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि धाराओं को जन्म देने में कौन कौन से फैक्टर, कारक सहायक हैं। तो पहले इनको याद कर लीजिए, हेडिंग्स को अलग अलग। स्थायी पवनें, परमानेंट विंड्स। दूसरा, तापमान में भिन्नता, डिफरेंस इन टेम्परेचर। जल का खारापन यानी सैलिनिटी ऑफ द वाटर। महाद्वीपों का आकार यानी फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट। पृथ्वी की परिभ्रमण गति यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ। और तलीय आकृति, सागर तल की जो आकृति होती है वो। इन 6 चीजों को अलग से याद कीजिए। फिर ये मैं अगर यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बना रहा हूं तो मैं सिर्फ आपसे क्या पूछूंगा, ये 6 पॉइंट दे सकता हूं और फिर बोलूंगा कि 1 2 3 1 2, मतलब ऐसे पूछूंगा कितने सही हैं, तो 6 के 6 सही हैं। क्या क्या बोला मैंने? परमानेंट विंड्स, तापमान में भिन्नता, जल का खारापन, महाद्वीपों का आकार, और पृथ्वी की परिभ्रमण गति यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ, और तलीय आकृति। अब 1 बाय 1 समझते हैं कि स्थायी पवनें कैसे। अब सबसे पहले स्थायी पवनों को समझने के लिए आपको पवन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो अभी आपने पढ़ा नहीं। क्या नहीं पढ़ा? तो मैं आपको बता देता हूं, एक चैप्टर में जाना है आपने, कौन सा? वायुदाब तथा पवन संचार। वायुदाब तथा पवन संचार, जाइए। इस चैप्टर में एक जगह पे प्रचलित पवनें लिखा होगा, प्रिवेलिंग विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। जब ये समझ में आ जाएंगी आपके, कौन सी, और जब ये डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको कि व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, पोलर विंड्स क्या होती हैं, तो तब आपकी समझ में आएगा अच्छा इन हवाओं का खेल है कई जगहों पर क्या करने में, महासागरीय धाराओं को जन्म देने में। क्या देने में? ठीक है। तो स्थायी पवनें, स्थायी पवनें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धाराओं को जन्म देती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धाराओं को जन्म देती है, क्योंकि विश्व की अधिकांश धाराएं प्रचलित पवनों का ही अनुगमन करती हैं। हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं प्रति 6 महीने पश्चात मानसून की दिशा परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशा बदल लेती हैं। मैंने बताया आपको, जैसे इंडियन ओशन में पढ़ रहे थे हम, इंडियन ओशन में हमने क्या पढ़ा? 2 प्रकार का पढ़ा। मानसून क्या है? हवाएं हैं। क्या है? कल बताया था मैंने, हिप्पालस ने खोज की थी इन हवाओं की। एक जगह पे पढ़ा आपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, और एक जगह पे पढ़ा आपने उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। तो ये क्या है? ये हवाओं के प्रभाव से क्या हो रही है? चल रही है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मानसून धारा और उत्तर पूर्वी मानसून धारा। ऐसे ही अगर मैं आऊं कहां पर? उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, हाँ जी, ट्रॉपिक्स वाले उसमें आऊं तो वहां पर क्या होता है? उष्ण कटिबंध में व्यापारिक पवनें महासागरों में पश्चिम की ओर चलने वाली धाराएं उत्पन्न करती है। आप एक बार फिर दोबारा जो मैंने चैप्टर बताया आपको, उस चैप्टर पे आइए, एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? पेज नंबर 213, एक डायग्राम दिख रहा है, देखो।
ये डायग्राम अगर आपकी समझ में आ गया तो आपकी समझ में आ जाएगा हवाएं कहां से कहां चलती हैं। दिख रहा है? इसमें आपको जो जीरो विषुवत रेखीय निम्न भार माने यानी जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है उसके ऊपर कुछ एरो दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये जो एरो हैं ये व्यापारिक हवाएं हैं। क्या है? व्यापारिक हवाओं की दिशा है, ये ट्रेड विंड्स की दिशा है। उससे ऊपर जो आपका अयनवृत्तीय उच्च वायुदाब वाला भार दिख रहा है उसके ऊपर जो हवाएं दिख रही हैं वो क्या है? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्लीज हैं। वो कौन सी हैं? पछुआ पवने हैं। और उसके ऊपर जो दिख रही हैं वो पोलर विंड्स है। हवाओं की दिशा दिख रही है? बस तो अभी ये समझ लीजिए कि जब हम उष्ण कटिबंध में हैं तो व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं? क्या करती हैं? जल को धकेलती हैं। क्या करती हैं? जैसे ये दिख रहा है, ग्लोब में दिखा रहा हूं मैं, जैसे ये अटलांटिक ओशन है तो हवाएं ऐसे में चल रही हैं, तो क्या होता है कि यहाँ की हवाएं जब यहाँ पर हवाएं पहुंची तो इस जल को धकेलती हैं आगे की तरफ। क्या करती हैं? तो यहां से चलना शुरू होता है, मतलब जल क्या होता है इस तरफ को मूव होना स्टार्ट होता है। एक तो मैंने बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है अर्थ, इसलिए जल इधर को जा रहा है, लेकिन जो जन्म देने में सहायक है वो कौन है? व्यापारिक हवाएं। उष्ण कटिबंध में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से क्या होता है? ऊपर वाली धाराएं ऐसे चलती है और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की धाराएं, समझ में आ गई? ठीक। तो उष्ण कटिबंध में व्यापारिक पवनें महासागर में पश्चिम की ओर चलने वाली धाराएं उत्पन्न करती है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है फिर? शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज जो होती है, कौन? वेस्टर्ली। शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं किसको? टेम्परेट को। किसको बोलते हैं? टेम्परेट। तो टेम्परेट रीजन है वहां पर क्या करेंगे? पछुआ हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर धाराएं प्रवाहित करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर धाराएं प्रवाहित करती है। अब क्या है, पहले इसको समझना है और फिर इतना ही लिखा जाता है। अब एक जमाना था जब कभी आईएएस का मेंस होता था तो उसमें 8 क्वेश्चन आते थे, 2 खंड होते थे, पहला और 5वां क्वेश्चन करना अनिवार्य होता था। वो टुकड़ों में होता था, ए बी सी डी, 4-4 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन पूछे होते थे, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन करने होते थे। कोई लिमिट नहीं होती थी, वर्ड लिमिट। लेकिन अब आप लोगों को वर्ड लिमिट में बांध दिया गया है। अपेक्षाकृत अब का जो आईएएस का पेपर है वो आसान है पहले की तुलना में। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या है, सीधे बोल देगा वो कि महासागरीय धाराओं पर लिखो। अब महासागरीय धाराओं पर लिखो तो भाई पूरा लिखना पड़ता था। पैसिफिक की भी लिखनी होती थी, अटलांटिक की भी लिखनी होती थी और इंडियन ओशन की भी लिखनी होती थी। साथ में पीछे प्रभाव भी लिखना होता था। तो पेज भरते थे उस समय। क्या करते थे? लेकिन 2010 के बाद, मेरे ख्याल से, हाँ 2010 के बाद सीसेट लागू हुआ, वर्ड लिमिट तय हुई कि भाई इससे ज्यादा नहीं लिखना है, तो अब आपको कम लिखना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, लेकिन जो लिखना है वो क्या है? पहले ये होता था ना कि भाई 8 में से 5 करने हैं, और पता चला कि जो हमने पढ़ा वो नहीं आया, 3 ही क्वेश्चन आए पढ़े हुए, तो 2 तो गए ना। अब आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। क्या है? मतलब कम कम लिखना है और ज्यादा क्वेश्चन है तो कवर हो जाता है इस अब। ठीक है? और अब आपके पास कैसे बनेंगे क्वेश्चन? या तो अटलांटिक की पूछेगा, या पैसिफिक की पूछेगा, या इंडियन ओशन की पूछेगा। तो तीनों को 3 क्वेश्चन बना के तैयार करना है। पहले क्या होता था, एक ही क्वेश्चन बनाकर क्या करते थे? लिखते थे। डायग्राम भी बनाने होते थे पूरे, है ना? तो अब आपके लिए डायग्राम भी आसान हो गया। अटलांटिक बनाना है तो अटलांटिक ही बनाना है। पहले पूरा वर्ल्ड मैप बनाया जाता था, उसमें जैसे आपका दिख रहा है एटलस में, पूरा वर्ल्ड मैप बनाकर तब उसमें धाराएं दिखाई जाती थी। ठीक है? और कितने नंबर का होता? 60 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। कितने नंबर का? यार 60 नंबर लाने हैं, 60 में से 60 तो मिलते नहीं थे। 60 में से 40-45 नंबर बेस्ट माने जाते थे। 40 नंबर, 45 नंबर, 42 नंबर। तो उसके लिए एक डायग्राम बनना, जो डायग्राम होता था वो 10 या 12 नंबर देता था आपका। कितना? अब ऐसा नहीं। ठीक है। अगली चीज है तापमान में भिन्नता, यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या पूरे महासागरों में टेम्परेचर एक है? नहीं है। अलग अलग जगहों पर क्या है? अलग अलग टेम्परेचर है। हमने जब सैलिनिटी वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि भाई
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सैलिनिटी अलग होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में सैलिनिटी अलग होती है, वाष्पीकरण अलग अलग जगह पे अलग अलग है ना। मतलब अगर यहां पे बोलूंगा मैं तो 20 से 40 डिग्री पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। आप क्या करो, 0 डिग्री इक्वेटर से एक नाव में बैठो और ऊपर की तरफ चलो पोल्स पे, और हर जगह पे एक कप लेके पानी उठा के पीते रहो, तो सबसे ज्यादा सलाइन वाटर कहां पे मिलेगा, 20 से 40 डिग्री पर मिलेगा आपको। सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा लैटिट्यूड थोड़ा सा अलग हो जाता है वहां पर, है ना, क्योंकि ऊपरी भाग में क्या है, जमीन ज्यादा है, निचले भाग में क्या है, पानी ज्यादा है। नीचे वाले को जल मंडल बोलते हैं, ऊपर वाले को स्थल मंडल बोलते हैं, ठीक है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब तापमान में भिन्नता, टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर। उष्ण सागरों में जल का घनत्व तापमान ऊंचा रहने पर घट जाता है तथा जल हल्का होकर फैलता है। जो गर्म सागर होंगे, उष्ण मतलब जो गर्म सागर होंगे, उसमें क्या होगा, जल का घनत्व, घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को, इसको बोलते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है घनत्व की यूनिट, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, हाँ जी, ब्रेकफास्ट कराओ इन्हें भाई, आवाज नहीं आ रही। केजी पर मीटर क्यूब। हाँ तो ठीक है, मास का आपने केजी कर दिया और वॉल्यूम का आपने क्या कर दिया, किलोग्राम प्रति, ठीक है। तो घनत्व, जल का घनत्व तापमान ऊंचा रहने पर घट जाता है। तापमान ऊंचा होगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा, तथा जल हल्का होकर फैलता है, जबकि तापमान गिरने पर जल का घनत्व अधिक हो जाता है और भारी और ठंडा जल संकुचित होकर नीचे बैठ जाता है। जल अगर ठंडा हुआ, भारी हुआ तो संकुचित होकर नीचे बैठ जाएगा, परिणाम स्वरूप गर्म जलधाराओं के रूप में ठंडे प्रदेशों की ओर से प्रवाहित होने लगता है। अब इसका ना साथ में एग्जाम्पल भी दिमाग में रखो। जब हम गल्फ स्ट्रीम पढ़ रहे थे, ऊपर से लैब्राडोर करंट आ रही थी, भाई क्यों आ रही, तो नीचे पूछो उससे, लैब्राडोर करंट से पूछना कि तुम नीचे क्यों आ रही हो, जब गल्फ स्ट्रीम ऊपर जा रही है तुम क्यों आई मिलने, तो क्या पता चलेगा, वो ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेशों से नीचे की तरफ जा रही है, गर्म प्रदेशों से, तो गर्म जलधारा के रूप में ठंडे प्रदेशों की ओर प्रवाहित होने। जो गल्फ स्ट्रीम है वो ऊपर जा रहा है, जो ठंडे हैं वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इसके विपरीत ठंडे भागों का जल गर्म भागों की ओर बहता है। मतलब अगर आपने मैप में समझ लिया कि लैब्राडोर नीचे आ रही और गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रही, तो अपने आप उसको भाषा दे सकते हो। पर मैंने कहा आप अपने शब्दों में अभी भाषा नहीं दे पाओगे, शुरू में थोड़ा किताबी भाषा को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, धीरे धीरे वो टंग पे बैठ जाएगी, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कहां पे किन शब्दों का प्रयोग करना है। मेन शब्दों का चयन ही है कि कहां पर आपने किस शब्द का चयन किया, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, उत्तरी ध्रुव प्रदेशों से लैब्राडोर तथा क्यूराइल की ठंडी धाराएं दक्षिण की ओर आती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम तथा क्यूरोशियो करंट जल धाराएं उत्तरी ठंडे भागों की ओर चली जाती हैं। अब इसको समझो थोड़ा सा, अब जो सुन रहे हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं हाथों से बता देता हूं ग्लोब पे। दरअसल जो प्रोसेस चल रही है ना, आपको लग रहा है कि खाली बस ऊपर ऊपर चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये ऐसे भी चल रहा है धारा, कैसे कैसे पानी के नीचे भी ऐसे, मतलब मूवमेंट चल रहा है, ये समझ में आया। तो ये अब धीरे धीरे समझेंगे हम कि क्या होता है। पहले हम तो खाली क्या कर रहे हैं कि एक मैप बनाया, उसमें ऊपर ऊपर दिखा दी हमने धाराएं, लेकिन क्या है नीचे भी बैठ रही है पानी, फिर ऐसे करके एक प्रोसेस चल रही है पूरी। अगला, जल का खारापन, सैलिनिटी ऑफ वाटर। इससे क्या फर्क पड़ेगा, खारेपन की मात्रा कहीं अधिक और कहीं कम होती है महासागरों में, ये पता है। अधिक खारे जल का घनत्व भी अधिक हो जाता है। अगर 1 किलोग्राम पानी में, 1 लीटर पानी में नमक ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे सैलिनिटी ज्यादा है, तो सैलिनिटी ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा है। जैसे डेड सी है ना, डेड सी का एग्जांपल पढ़ते हैं हम, या लेक वॉन का पढ़ते हैं, या लेक असल का पढ़ते हैं, जिबूती में है जो है, तो उसमें क्या है कि पानी में नमक की मात्रा ज्यादा है। यानी 1 किलोग्राम नमक, 1 लीटर पानी लोगे आप, तो उसमें कई बार क्या होता है
400 ग्राम नमक निकलता है। कई बार 400 की लिमिट को भी पार कर जाता, तो क्या होगा, ऐसे सागरों का डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। बल्कि आपने सुना भी होगा डेड सी में डूबता नहीं है आदमी, लेक वॉन में भी नहीं डूबेगा, लेक असल में तो डूबेगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर रहेगा। क्यों? इतना खारा है। एक चीज और सुनी होगी, तालाब में डूब जाओगे आप, सागर में जल्दी से नहीं डूबता है। मतलब सागर में क्योंकि जो डेंसिटी है पानी की वो क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया? खारेपन की मात्रा कहीं अधिक कहीं कम होती है। अधिक खारे जल का घनत्व भी अधिक हो जाता है, जबकि कम खारेपन से उसका घनत्व क्या रहता है, कम रहता है। अधिक घनत्व वाला जल नीचे बैठ जाता है, अधिक घनत्व वाला जल नीचे बैठ जाता है। अपने घनत्व को समान रखने के लिए कम घनत्व के स्थानों से जल अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर बहता है। यहां पर इस लाइन को अंडरलाइन करना आप, क्या कम घनत्व के स्थानों से, यूपीएससी पकड़ती है यहां से पॉइंट, कम घनत्व के स्थानों से जल अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर बहता है, जिससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। जिससे क्या होती है? अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण यह है कि 0 डिग्री इक्वेटर के पास क्या सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है? नहीं होती है। मैंने पहले ही बता दिया आपको क्यों नहीं होती है। वैसे तो 0 डिग्री इक्वेटर के पास होनी चाहिए ना सैलिनिटी ज्यादा, लेकिन क्यों नहीं होती है? एक तो वर्षा होती है, 3 बजे के बाद रोज बारिश है। मैंने कहा सैलिनिटी ऊपर 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के पास होती है, ऊपर सबसे ज्यादा। अब क्या है कि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर नीचे जो वाला पार्ट है, जहां से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या हो रही है, पैदा हो रही है, वहां पर क्या है, कम घनत्व है। क्या है? कम घनत्व है। और वो कहा, वहां का जल किस तरफ जा रहा है? अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? इस तरह की धाराएं खुले तथा बंद सागरों के मध्य चला करती हैं। अटलांटिक महासागर ये कम खारा है, से जिब्राल्टर जलडमरू के होकर रूम सागर की ओर धाराएं चलने का यही कारण है। अब आप बोलोगे रूम सागर क्या हुआ? तो भूमध्य सागर को मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं, रूम सागर भी बोलते हैं। और भूमध्य सागर के अगल बगल की जो जलवायु है उसे भूमध्य सागरीय जलवायु भी बोलते हैं, रूम सागरीय जलवायु भी बोलते हैं। और क्वेश्चन बनाने वाला जानबूझ के रूम सागर लिखता है। क्या लिखता है? भूमध्य सागर नहीं लिखता है। क्या लिखता है? रूम सागर। तो अटलांटिक महासागर मेडिटेरेनियन सी की अपेक्षा क्या है, कम खारा है। अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है, उसकी सैलिनिटी कम है। रूम सागर जो भूमध्य सागर है वो क्या है, बंद है, उसकी सैलिनिटी ज्यादा है। उसके बीच में जो धाराएं चलेंगी वो कैसे चलेंगी? इसी वजह से चलेंगी। किसकी वजह से? जल के खारेपन की वजह से। समझ में आ गया? जिब्राल्टर स्टेट पता है किसके बीच में है? मोरक्को और स्पेन के बीच में। क्या बोलते हैं उसको? हरक्यूलिस पिलर बोलते हैं। हरक्यूलिस एक योद्धा था, उसका पिलर बोलते हैं। किसको भाई? और ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि भूमध्य सागर पहले से था। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट जब कर रहे थे तो खड्डा था वहां पे एक बहुत गहरा। क्या था? तो एक रॉक थी जिसका नाम हम लोगों ने, मतलब ज्योग्राफर ने रखा जिब्राल्टर। उस रॉक ने पूरे अटलांटिक महासागर को क्या कर रखा था? रोक के रखा हुआ था। तो भूमध्य सागर जहां पर आज दिख रहा है आपको, वहां पे खड्डा था। खड्डा मतलब छोटा मोटा नहीं, रोड वाला नहीं, मतलब इतनी गहरी खाई थी कि बताना मुश्किल है। अब क्या हुआ, अटलांटिक का जल उस पर जोर मारता रहा। किस पर? जिब्राल्टर रॉक पर। और एक दिन क्या हुआ, जिब्राल्टर रॉक को उसने क्या कर दिया, पूरा नहीं तोड़ पाया। आज भी अगर वहां पे कूद मारोगे तो नीचे रॉक है जिब्राल्टर। नीचे क्या है? मतलब पानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, झरनों के रूप में गिरा। 100 साल लगे भूमध्य सागर को भरने में। कितने? 100 ईयर्स, तब जाके वो भूमध्य सागर बना। तो आज भी वो प्रोसेस क्या है, चल रही है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा जी, रूम सागर यानी भूमध्य सागर की सतह के नीचे का जल अधः प्रवाह के रूप में अटलांटिक महासागर की ओर चलने लगता है। इसी तरह की धाराएं लाल सागर तथा अरब सागर के बीच भी चलती है। लाल सागर, रेड सी उधर देख रहे हैं आप, अफ्रीका के उस तरफ। किस तरफ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। लाल सागर है, रेड सी है। सबसे खारा सागर है ये पीसीएस में पूछ लिया उन्होंने। और इस बार समझदारी का काम उन्होंने ये किया कि उसमें डेड सी ऑप्शन नहीं दिया।
इसका मतलब ठीक ठाक व्यक्ति ने पेपर बनाया। डेड सी लेक है, क्या है? सी भले ही बोल रहे हैं हम, लेकिन लेक है। जब आप सागरों की बात कर रहे हैं तो सारे सागरों में सबसे खारा सागर कौन है? लाल सागर, ठीक है। अरब सागर अपेक्षाकृत कम खारा है, तो लाल सागर से अरब सागर के बीच में भी ऐसे चल रहा पानी। कैसे? ऐसे, समझ रहे हो? ये समझ रहे हो? ऊपर से तो दिख रहा है आपको, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, अब महाद्वीपों का आकार। भाई अगर ये जो दिख रहा है आपको साउथ अमेरिका, अगर ये ऐसा ना होता, ऐसा ना होता तो धाराएं कहीं और क्या होती? जब वो साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है तो वो टकराती है, वहां पर एक रॉक है, वो किनारे पे दिख रही जो आपको, वहां पर टकराती है और एक पार्ट ऊपर हो जाता है उसका, जबकि उसको कहां जाना चाहिए था? पूरा नीचे जाना चाहिए था। तो महाद्वीपों का आकार भी क्या करता है? महासागरीय धाराओं को का रूट तय करता है कि कहां जाना है। अगर माना अगर ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मैं हटा दूं, पूरी जमीन को हटा दूं, तो जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या अटलांटिक ओशन वाली जा रही है, फिर तो अटलांटिक पैसिफिक एक ही हो जाएगा, फिर तो सीधे जाएगा ना वो। लेकिन क्या हुआ तब तक वहां पे वो आ गया कौन? हाँ जी, जोर से बोले। सैन रॉक द्वीप से टकराता है कौन? साउथ इक्वेटोरियल करंट टकराती है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। ऐसे ही मैंने कहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या हो रही है? ऊपर तब तक वो वेस्ट इंडीज वाला पार्ट आ जा रहा, क्यूबा के बगल से नहीं बोलते हम एंटिलीज की धारा? भाई क्यूबा का नाम है पर्ल ऑफ एंटिलीज, एंटिलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को। तो वहां पर हमने एंटिलीज बोल दिया। तो वेस्ट इंडीज ना होता तो कुछ और बात, तब तो फिर पूरा अंदर ऐसे आता, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको से होता हुआ तब जाता। तो महाद्वीपों का आकार भी तय करता है किसको? तो धाराओं के प्रवाह की दिशा पर महाद्वीपों के आकार तथा बनावट का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत हल्की बातें हैं ये, इसको बड़ा चढ़ा कर क्या कर रखा है? कितनी नॉर्मल सी बात है कि महाद्वीपों का आकार, भाई एक नॉर्मल सी चीज है। माना अगर ये पहाड़ ना होते तो गंगा जी कहां से बह रही होती? हमारे इंस्टीट्यूट के आगे से बह रही होती? नहीं होती, खूब भीड़ होती है यहां पर। लेकिन क्या है कि उधर वो एक कोन बन गया, जो मैंने दिखाया था आपको भूतनाथ टेम्पल से, ऊपर से जो सेडिमेंटेशन हुआ तो वो कोन बन गया। उस कोन की वजह से नदी क्या हो गई? ऐसे घूम गई, उधर को जा रही है। ऐसे ही बोल रहा हूं मैं कि महाद्वीपों की धाराओं को प्रवाह दिशा में महाद्वीपों का आकार बनावट का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा पश्चिम की ओर चलने की अपेक्षा सेंट रॉक अंतरीप, ब्राजील, सेंट रॉक अंतरीप से टकराकर उत्तर तथा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार अलास्का तट की स्थिति के कारण ही अलास्का धारा पश्चिम की ओर बहने लगती है। इसको आपने मैप में देखना है, आपको देखना है मैप। अगला है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा? सागरों में धाराओं का प्रवाह गोलाकार देखा जाता है। कल मैंने बता दिया था आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती हैं धाराएं। कैसे चलती हैं? क्लॉकवाइज ऐसे, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये बता दिया था, ठीक। धाराओं की यह प्रकृति पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित है फेरल के नियम अनुसार। अब यहां पर फेरल का नियम आपके मेंस में आएगा लिखने के लिए, हो सकता है 20 शब्दों में आए या 50 शब्दों में आए। ये याद करना आपने कि फेरल के नियम अनुसार धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। क्या बोलना है आपने? उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड में और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। इसी कारण धाराओं का प्रवाह धीरे धीरे गोलाकार बन जाता है। क्लियर हो गया? ठीक। एक है तलीय आकृति, कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। समुद्र के नीचे क्या है वो भी तय करेगा कि धारा किस तरफ मुड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था मिड अटलांटिक रिज का उदाहरण दिया था कि वहां पर थोड़ा सा क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है। महासागरीय तली की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं, धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती है। जब इन धाराओं के मार्ग में अंतर सागरीय कटक यानी सबमरीन रिजेस, और सबसे पहले यहाँ पे रिजेस समझना जरूरी, कटक किसको बोलते हैं। मैंने कहा जैसे
पर्वत श्रृंखलाएं हैं जमीन पर, हम बोल रहे हैं पर्वत श्रृंखलाएं हैं जी, लेकिन समुद्र के नीचे जब वो दिखेंगी आपको, उसको आपको क्या बोल रहे हो, रिज बोल रहे हो। तो मैंने कहा था कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उनके बीच में से मैग्मा, अटलांटिक के बीच में अगर ऐसा आकार अगर आप देखें तो दो प्लेटें अलग हो रही हैं, मैग्मा निकल रहा है, ठंडा हो रहा है लाखों करोड़ों साल से, तो वहां पूरी की पूरी चेन बन चुकी है एस के आकार की। इसको क्या बोल रहे हैं, मिड अटलांटिक रिज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो भाई ऐसी रिजेस आएंगी अगर सबमरीन मतलब डूबी हुई। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब आप 1 करोड़ 10 करोड़ साल बाद फिर इस धरती पर जन्म लेंगे, पता नहीं, मैं नहीं जानता पुनर्जन्म होता कि नहीं होता, पर तब तक आपको बीच में अटलांटिक ओशन के बीच में बहुत सारे आइलैंड्स और बहुत सारी जमीन दिखेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर आना है। आप सागर से क्या आना है, ऊपर आना है। इतना समझ में आ गया? अभी क्या है, मतलब नीचे है सागर से, कुछ आइलैंड है बीच में, तो धाराएं कुछ दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के पास जब विविल टॉमसन कटक को पार करती है, जब आप मिड अटलांटिक रिज पढ़ेंगे ना, तो अलग अलग जगह पे क्या क्या नाम है, विविल टॉमसन कटक की स्थिति देखनी पड़ेगी आपको, कहां पर है विविल टॉमसन कटक, विविल टॉमसन कटक। इसको देखने के लिए अगर मैं बोलूं, एक चैप्टर है आपके पास, कौन सा चैप्टर है भाई, शायद मैं पढ़ा चुका हूं, ये देखो ये वाला 169 पेज पे जाइए, जहां पे अंध महासागर का नितल लिखा हुआ है, बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है, ये मिल गया। ऊपर से देखो, एक जगह पर आपको टेलीग्राफिक पठार दिख रहा होगा, दिख रहा है, सबसे ऊपर देखो, उसको हाईलाइट करो, हाथों हाथ इसको भी निपटा देते हैं ना यहीं पर। अरे भाई कहीं पर आपको टेलीग्राफिक पठार दिख रहा है, उसको हाईलाइट करो, विविल टॉमसन कटक को हाईलाइट करो, विविल टॉमसन कटक को हाईलाइट कर दीजिए, डॉल्फिन कटक को हाईलाइट कीजिए। 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जो मिड अटलांटिक रिज है उसको डॉल्फिन उभार बोलते हैं, डॉल्फिन समझते हो ना। ऐसे नीचे आओ, चैलेंजर उभार, इसको हाईलाइट करो, हाईलाइटर यूज करो, हाईलाइटर, 2 इन्हें हाईलाइटर, चैलेंजर उभार कर दिया। एक जगह पे वॉल्विस कटक लिखा होगा, वॉल्विस कटक दिखा, हाँ, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है। क्या रहा है, उसने जालिम ने क्या किया, मतलब बनाने वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने, उसने ये एस दे दिया और ABCD लिख दिया। क्या कर दिया, ABCD लिख दिया, अटलांटिक में गोता मारा और हमसे पूछा कि इनके नाम क्या क्या है। तो क्या देना था, ए पे लिखना था टेलीग्राफिक पठार, बी पे लिखना था विविल टॉमसन कटक, सी पे लिखना था डॉल्फिन उभार और डी पे लिखना था चैलेंजर उभार। और अगर मैं बनाता तो मैं एक और देता, ई, वॉल्विस कटक। क्या देता, ये नाम याद करने पड़ते। मिल गया? अब फिर वापस आ जाओ। अब समझ में आ गया कि गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के पास जब विविल टॉमसन कटक को पार करती है तो वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इसी कारण उत्तरी विषुवत रेखीय धारा मध्य अटलांटिक कटक को पार करते समय दाहिनी ओर मुड़ जाती है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब क्या करती है, मिड अटलांटिक रिज को पार कर रही होती है तो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। आ गया होगा इतना समझ में? ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको डिटेल, कौन सी, अटलांटिक ओशन करंट, पैसिफिक ओशन करंट, इनका डिटेल बताऊंगा।